Hello बच्चों, very good more learning to all of you. I hope all of you are doing good and practicing more and more. As I told you that for NEET the practice, speed and accuracy, all these things are very much important. तो आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्पीड आपकी अच्छी बन गई होगी और मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई हुई है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि आपने सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है. अभी जो चीज रिक्वायर्ड है वो है प्रैक्टिस. ठीक है. एंड 2-3 days बिकॉज आई कुडंट अपलोडेड दैट वीडियोस, कुछ इमरजेंसी थी और कुछ शिफ्टिंग का काम चल रहा था, इसलिए मैं बच्चों ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था. बट आज मैं फ्री हो गया हूं. सो आज मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट पेपर जो भी नीट के हैं अप टू 32 वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूं. ठीक है. और बच्चों अभी जो नीट की न्यूज आ रही है कि वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा या होने वाला है या आगे जाके आएगा, इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. जब भी होगा आपको बहुत अच्छे से करना है और अगर पोस्टपोन्ड होता है तो आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल गया. ठीक है. तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें. जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप सारे के सारे मॉक टेस्ट कवर करें. हर एक क्वेश्चन को 2-3-4 बार अपनी कॉपी पे सॉल्व करें क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और एटलीस्ट 80-90% आपको जो नीट का पेपर है वो ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे या इसी प्रोफाइल से, और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं मॉक टेस्ट से रिपीट हो. तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से किसी भी एक मॉक टेस्ट को आपको छोड़ना नहीं है और हर एक मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप अलग से नोट करें, उस वीडियो को बार बार देखें और कम से कम 5 से 10 बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उस कंसेप्ट को समझ लें अच्छी तरह से आपको किस वजह से नहीं आ रहा था. क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हो, आप जिस क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो सॉल्व नहीं होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो बताते हैं कि आपको ये कंसेप्ट नहीं है. ठीक है. चलिए बाकी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा और अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. और ये है मॉक टेस्ट एनटीए नीट 20 का मॉक टेस्ट नंबर 19. तो इस वीडियो में आपको मैं इसके सारे कंसेप्ट, डिटेल सॉल्यूशन और जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी. एंड वंस अगेन वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर वाचिंग इंटरैक्टिव फिजिक्स लर्निंग बाय एमएसडी सर. ओके, थैंक यू. सो लेट्स मूव ऑन. सो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखते हैं. अगला क्या, पहला ही क्वेश्चन आप देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया है और आपसे पूछा गया है देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव. और आपके लिए यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो यूज होने वाला वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं. इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t माइनस kx, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है, सो जो वेलोसिटी होती है बच्चों, जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होती है वो वेलोसिटी ऑफ द वेव को आप कहते हैं ओमेगा बाई के. ठीक है. ओमेगा क्या है, t का कोफिशिएंट, और k क्या है, वो x का कोफिशिएंट है. तो यहां पे आपको देखिए ध्यान क्या रखना है कि t के साथ ओमेगा है और साइन में ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है. लेकिन जो आपको इक्वेशन दी गई है वो बच्चों वो इस फॉर्म में दी गई है, दैट इज 4. यहां पर साइन है, ब्रैकेट से पहले यहां बच्चों π/2 आ गया है और फिर यहां पे कहा जा रहा है 8t माइनस x डिवाइडेड बाय 8. तो पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में लाना है. इस फॉर्म में लाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4, यहां से हो जाएगा साइन, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहां कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा बच्चों 4πt माइनस यहां से आप देखोगे तो आएगा बच्चों πx और यहां पे मिलेगा आपको 16. अब जो ये इक्वेशन है बच्चों एग्जैक्टली हमारी इस फॉर्म में आ गई है. अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने यहां पर आपको बताई थी, इस इक्वेशन से आप कंपेयर करें, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू है कि आपके पास दैट इज ओमेगा बाई के. करेक्ट. नाउ व्हाट यू कैन सी, omega instead of omega, in the place of omega is what, omega is actually the coefficient of t and that coefficient is here 4t pi. So here you can write 4 pi divided by, instead of k, यहाँ पे k क्या है, kx है और k की जगह यहाँ पे है π/16. तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे pi, यहाँ पर रखेंगे बच्चों 16 और सॉल्व करने के बाद देखो pi से pi ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 64. सो यहां पे v की वैल्यू क्या आएगी, 64 मीटर पर सेकेंड. सो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो 64 मीटर पर सेकेंड है और यहां पे नेगेटिव है. अगर यहां नेगेटिव होता है बच्चों
तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स में अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, जा रही है, डायरेक्शन है, और अगर यहां प्लस होता है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। अब आप यहां से अगर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज एक्चुअली मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन हियर, सो यू कैन चूज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर दैट यू कैन चूज इज यस डी। सो हियर यू कैन से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, और यहां पे ये आ गया। ठीक है, सो बच्चों बहुत सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेन थी कि उनको क्वेश्चन दिखता नहीं है, फॉन्ट साइज छोटा होता है, तो आपकी मैंने बहुत ज्यादा जूम करने की कोशिश की है क्योंकि मैं ये सारा स्क्रीनशॉट ले रहा हूं और वहां पर कुछ इस तरह का फॉन्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको एडिट करूंगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसी को जूम कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ इनपुट अ फुल वेव रेक्टिफायर, सो यहां पे भी फुल वेव रेक्टिफायर दिया गया है और इसके लिए देखना गया वोल्ट डायोड रेजिस्टेंस इज इतना, लोड रेजिस्टेंस इज इतना, देन द पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज। सो ये बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। अगर फुल वेव है सो ये देखो साइन वेव है, तो साइन वेव इस तरह से जाती है जो आपको दी हुई है। इसको क्या कहा जा रहा है बच्चों? इसको कहा जा रहा है इनपुट। ठीक है, सो इस इनपुट में जो एक वेव मिल रही है वो एक वेव यहां से यहां तक है, करेक्ट। अब इसका जब आप फुल वेव रेक्टिफायर लोगे तो आपको पता है इसमें जो आउटपुट वेव मिलेगी पॉजिटिव के लिए भी मिलेगी और नेगेटिव के लिए भी मिलेगी, क्योंकि दो डायोड होते हैं और एक बार एक फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, एक रिवर्स बायसिंग में होता है, दूसरी साइकिल में दूसरा फॉरवर्ड बायसिंग और पहला रिवर्स बायसिंग में आ जाता है। इससे हमको दोनों में करंट मिलती है। तो जो वेव होती है वो इस तरह से आती है और इस तरह से आती है। सो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव मिलता ही है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव मिलता है और ये सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अब आप देखो इसमें जो एक वेव है वो इतनी कहलाएगी क्योंकि यहां से रिपीट होना शुरू हो गई है। ठीक है, सो जितने में यहां एक वेव मिल रही थी जितने टाइम में, उतने ही टाइम में यहां पर आपको दो वेव मिल रही हैं। ठीक है, अगर दो वेव मिल रही हैं और यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है बच्चों, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई है? वो डबल हो गई है। तो यहां जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी E इज इक्वल टू साइन 314t, उस साइन 314t में जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी थी यहां उसका डबल हो जाएगा। तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है बच्चों, वो 314 दी है। ओमेगा होता क्या है? ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई एफ। सो 2 पाई एफ को अगर आप 314 रखेंगे, सो एफ इनपुट, जो एफ फ्रीक्वेंसी इनपुट मिलेगी वो 314 डिवाइडेड बाई 2 इनटू पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। अब हम यहां से ये पॉइंट हटाएंगे, यहां ये 0 बढ़ाएंगे, 314 यहां से 1 होगा, इधर डबल 0 होगा। सो आपको f की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी? एग्जैक्टली यू विल गेट एज 15 ऑफ हर्ट्ज, करेक्ट। अब यहां पे जो 15 ऑफ हर्ट्ज है ये इसका इनपुट का है। अगर इनपुट इतना है सो आउटपुट को जो फ्रीक्वेंसी है वो आपने देख ली थी डबल हो गई थी। सो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी एफ आउट हो जाएगी, उसको आप ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी कहेंगे और ये आपको 100 हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। सो यहां से आपको ऑप्शन ढूंढने में मिलेगा आंसर बी। सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is saying that 20 gram of CO2 at 27 degree centigrade is mixed with 16 gram of O2 at 37 degree centigrade. So यहाँ पे आपको दोनों चीजें अलग अलग दी हैं, गैसेस हैं, एक डायटोमिक है, एक पॉलीटोमिक है, राइट। सो इन दोनों में आपको ये देखना है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। अब मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा तो एक गैस हीट एब्सॉर्ब करेगी और एक गैस हीट लूज करेगी। सो कौन सी हीट लूज करेगी, कौन सी हीट गेन करेगी? सो आप देखो जो CO2 है उसका टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे CO2 है, इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो आपको O2 दिया हुआ है इसका टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों? इसका टेम्परेचर दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट बच्चों। सो इसमें क्या होगा, बीच में कहीं जो टेम्परेचर आ जाएगा, सपोज T डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सचर का टेम्परेचर होता है, सो यहां से ये टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज होता है सो इसमें हीट जो हो रही होगी बच्चों गेन हो रही होगी और इसमें हीट का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। सो आप क्या लिख सकते हो कि हीट गेन और हीट गेन किस में हो रहा है बच्चों? CO2 में,
और इधर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हीट लॉस होगा, और हीट लॉस किस में हो रहा होगा बच्चों, हीट लॉस हो रहा होगा O2 में। अब अगर हीट गेन चाहते हैं तो आपको पता है जब भी गैस होती है तो गैस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ms डेल्टा, कोई भी और मटेरियल होता है ms डेल्टा टी। यहां पर आपको मोल्स देखने हैं, और मोल्स के लिए हीट का फॉर्मूला Q इज इक्वल क्या होता है बच्चों, n CV डेल्टा टी। बोलो बच्चों, करेक्ट। सो यहां पर हम लोग बोलेंगे n CV डेल्टा टी। अब अगर हम डेल्टा टी की बात करेंगे और यहां पे हमने T डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है, सो इसके CO2 के मोल्स देखेंगे। आपको पता है CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, 44, करेक्ट। O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, O2 का, यस, ये 32 है। तो यहां पर लिया कितना हुआ है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो अभी हम इधर लगाते हैं NCV1 और इधर आएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू n, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 हो गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स N2 हो गए, इधर CV2 हो गया, यहां डेल्टा T1 हो गया और यहां हो गया डेल्टा T2, करेक्ट। अब N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो यहां पे दिया है बच्चों 22 ग्राम एंड यहां पर होता है 44, एंड CV1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और आप सभी को पता है CV1 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके लिए आ जाएगा बच्चों 5, और डेल्टा T अगर ये T डिग्री है और यहां 27, सो चेंज कितना आएगा, T माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। यहां N2 को देखेंगे तो N2 में यहां पे लिया गया है, देखो क्वेश्चन ने कहा है 16 ग्राम, और इधर लिया गया है, आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट इसका 32 होता है, और इसकी वैल्यू भी आप देखोगे तो यहां से भी कितना आ रहा होगा बच्चों 5, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहां लॉस हुआ है तो इसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहां आ जाएगा 37 माइनस ऑफ टी। अब बच्चों इसको सॉल्व करके देखते हैं, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये जो 22/24 है ये कितना होगा 1/2, यहां से भी 1/2, तो ये इससे कैंसिल हुआ, 5 इससे 5 से कैंसिल हो गया, सॉरी यहां पर 37 है। अब यहां पे हमारे पास बचा t माइनस 27 इज इक्वल टू 37 माइनस टी, ओके। सो अब हम t को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, सो इधर हो जाएगा बच्चों 2t और इधर हो जाएगा 37 प्लस ऑफ 27, सो 2t इज इक्वल टू 7 7 14 इधर आ जाएगा, करेक्ट, एंड 3 3 6, सो जब आप कैलकुलेट करोगे सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, जो कॉमन टेम्परेचर होगा वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ढूंढने पर आपको दिखता है कि इसका ऑप्शन आएगा बच्चों डी। सो आई होप ये चीज आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट इन अ कॉइल ऑफ एरिया। सो इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखें कि जो जो डेटा दिया है उस डेटा को नोट करें। फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज आप वो डेटा नोट करें। जैसे यहां पे दिया है कॉइल ऑफ एरिया, तो सबसे पहले मैं एरिया नोट करूंगा, और इस एरिया को दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो हम सारे क्वेश्चन एमकेएस में करते हैं, इसलिए हम पहले ही जो डेटा दिया है उसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सो ये होगा बच्चों 10 इंटू 10 टू द पावर -4, और यहां से ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अगला डेटा आप देखेंगे एंड 10 टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया बच्चों 10, ये भी जरूरत पड़ेगी अपने को। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो हमें थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे 0 दे दिया है, एंड इज चेंजिंग एट अ रेट, सो आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दी है, सो यू कैन से दैट इट इज dB by dt, and dB by dt the value is given as 10 to the power 4 Tesla per second, right? So you have 10 to the power 4 Tesla per second, and you have 10, A is equal to 10 power 10 power minus 4. So अब यहां पे सारी चीजें आ गई हैं, एंड एक और चीज जो जरूरत पड़ेगी आपको वो दिया गया है 20 ओम, करेक्ट। अब जो कि ये चेंज हो रहा है, सो इसके चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देन यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड देन you have induced EMF due to the change in magnetic flux. So according to Faraday's law, all you know that E induced
is equal to d phi by dt. So d phi by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन से जरूरत नहीं है तो हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड हियर ओनली, and I am also explaining the concept. If the students who don't know about the concept, so they can actually learn the concept here. So what you can see here, E induced, and this phi is the magnetic flux. Okay, so magnetic flux, you already know that phi b is given as n number of turns b dot a, so you can say ba cos theta. Theta is given as here 0, so cos 0 you can say 1. So phi b only you will get nb into a. So from this equation again you can write E induced is equal to d phi की वैल्यू आपने रख दी बच्चों nb into a डिवाइडेड बाय यहाँ पे t आ गया। अब आप E induced में जो कांस्टेंट चीजें हैं you can take out from the bracket, n is constant and a is constant. Here you can say dv by dt because dv by dt means the magnetic flux is changing with respect to time. Now E induced, now we will replace all the values. N that you have 10, a you have a is 10 into 10 power minus 4, so we can solve and get 10 power minus 3 into again dv by dt. This is given as 10 to the power 4, and now after solving you will get E induced 10 power minus 3 and 10 you will get 1 minus 2, and here you will get 10 to the power 2, so 10 power 2 means 100 of volt. So you will get that induced EMF will generate at 100 volt. Okay, now what you have to find that induced current, so you can say current I is equal to V by R, simply Ohm's law. So E by R, E की वैल्यू हमको कितनी मिली थी बच्चों? E की वैल्यू आपको मिल गई थी 100 और R की जो वैल्यू मिली थी वो उसको मिली थी 20, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना मिल जाएगा? बिल्कुल आपको मिल जाएगा दैट इज 5 एम्पियर। सो इसका आंसर बच्चों I is equal to 5 एम्पियर होगा, और अगर आप आंसर ढूंढेंगे तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा बी, और फिर हम इसको सॉल्व करके फौरन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इज 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग दैट देयर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ कोरोसिविटी। कोरोसिविटी आपको दी हुई है, सो कोरोसिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा नोट करेंगे, एम केस में दिया है 2 into 10 to the power 3 एम्पियर पर मीटर। सो ऐसे, तो जैसे आपने हिस्टेरेसिस लॉ सुना होगा, हिस्टेरेसिस लॉ, हिस्टेरेसिस कर्व ऐसा होता था और फिर वो मूव करके इधर जाता था, मूव करके यहां ऐसे आता था, राइट, और फिर इधर मूव करके ये जाके यहां पहुंचता था, करेक्ट। अब इसमें एक चीज होती थी बच्चों रिटेंटिविटी, एक होती थी कोरोसिविटी। सो ये जो पार्ट होता है बच्चों इसको बोलते थे रिटेंटिविटी, इस पार्ट को, करेक्ट। इसको मैं यहां से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये जो पार्ट होता था बच्चों इसको क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे कोरोसिविटी। सो इसको आप कह सकते हैं स्मॉल। सो लेट्स मूव ऑन। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट करंट शुड फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड? व्हाट करंट मींस I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको बताना है। सोलेनॉइड की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, सो यू कैन से 0.15 मीटर, करेक्ट। हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, इसको भी लिख लेते हैं, इसको कहा गया है 150। सो शायद हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम कैसे निकालते हैं बच्चों? स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 150, here you can say this is 0.15, then you can remove this point, then you will have 20, and here you will get 1000. So what you have is small n, small m that you have 1000. I hope you got it correctly. Okay, so we have a small n. So the formula for that, as you know that H is equal to small n into I. So H you have 2 into 10 to the power 3, a small n we have into I. So I, what we have, I is equal to 2 into 10 to the power 3 divided by, and now n you have 1000. So I hope ये 1000 10 power 3 cancel होगा। I की वैल्यू exactly simple सी हमको क्या मिल जाएगी बच्चों? 2 एम्पियर। So this is 2 ampere,
and I hope all of you got the answer, and the answer when you see that is answer option number C is the correct answer. Let's move to the next question. Question number 6. 6 is when a resistance of wire is passed through a die, the cross section area decrease. चलो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं बच्चों कि कभी भी आपके पास ऐसा हो कि अगर एक ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के लिए सपोज लेंथ A दी हुई है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है और इसका रेजिस्टेंस आपको R बताया है, ठीक है। फिर क्या किया, इसको स्ट्रेच किया। ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और जब स्ट्रेच करेंगे इसको खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, सो n टाइम्स ऑफ L आ जाती है। अगर n टाइम्स ऑफ L आएगी और आपका वॉल्यूम बच्चों कांस्टेंट रहना है क्योंकि वो जा नहीं रहा है, सो आपको पता है A by N क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, ओके। और रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाता है R डैश, ठीक है। अब आप वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A होता है, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर, ये N है बच्चों, N स्क्वायर इंटू R। अब अगर आप R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R मिल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि जितने टाइम्स भी आप लेंथ इंक्रीज करोगे, करेक्ट, जितने भी टाइम इंक्रीज करोगे तो उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे 2 टाइम्स किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। बट यहां पर अब ये परसेंटेज दिया है, वो भी परसेंटेज वेरी स्मॉल परसेंट है, तो सब जब भी परसेंटेज में चेंज आए और वो चेंज अप्रोक्सीमेटली इक्वल और लेस देन 5% हो तो जो पावर होती है, ये आपने यूनिट्स डायमेंशन एरर एनालिसिस में पढ़ा होगा कि जो पावर होती है उसका सीधे मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर क्या है बच्चों, 1% किया हुआ है। अगर ये 1% किया है तो जब 2 जो पावर है 2 इंटू 1% करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2%, करेक्ट। और ये इंक्रीज होगा तो इसका ऑप्शन आपको क्या मिलेगा बच्चों, ऑप्शन को अगर आप देखोगे सो 2% इंक्रीज, सो 2% इंक्रीज ऑप्शन किस में है, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर डी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एट एनी पॉइंट x, 0 0 द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन। सो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है और सभी में x है, ठीक है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों, V और x में क्या रिलेशन होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dx होती है। वैसे माइनस dV बाय dr होती है अगर x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हों, लेकिन यहां सिर्फ x पे डिपेंडेंट है और x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सो आप क्या करोगे, e की वैल्यू के लिए क्या करोगे, e इज इक्वल टू माइनस लगाओगे एंड d बाय dx करना है। सो e करा माइनस d बाय dx किया। अब आपको जो v दिया हुआ है वो है 1000 डिवाइडेड बाय x और यहां मिलेगा 1500 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और यहां मिलेगा 500 डिवाइडेड बाय x क्यूब, करेक्ट। सो नाइस ऑफ यू। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन 2 है तो ये माइनस 2 पर, जैसे मैं बता रहा हूं इसको फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, राइट। सो फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों इंटीग्रेशन, राइट, d by dx। सो यहां पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, जैसे x टू द पावर माइनस 1 है तो क्या होगा माइनस 1, x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैं उनके लिए बता रहा हूं बच्चों। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है d by dx ऑफ x की पावर n। सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर पहले आती है और जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं बच्चों, जिनको नहीं आता है वो इसको डिटेल में देख लें। अभी ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, पावर ऊपर जाएगी तो क्या लिखोगे x टू द पावर माइनस 2, तो इसका क्या होगा माइनस 2 आएगा
और x टू द पावर -2 -1, सो -2 -1 क्या हो जाएगा बच्चों, x टू द पावर -3, और उसको आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 3 1 अपॉन में। ऐसे ही जब आप d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -3 लिखोगे, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, क्या होगा, -3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। सो सभी में माइनस आ रहा है तो ये माइनस सबका प्लस हो जाएगा, और अब e की वैल्यू जो बच्चों आएगी वो आप देख सकते हैं, यहां पर कितना आ रहा था, 2, करेक्ट बच्चों। सो यहां पर 2 आ रहा है, यहां पर 3 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, सो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 आएगा, तो यहां 1000 डिवाइडेड बाय x रहेगा, प्लस यहां पे 2 आ रहा था और इसमें 1500 है, सो जब आप 2 लाओगे तो 1500 का कितना हो जाएगा, 3000। ओके, कहां से, किस 2 से, इस 2 की वजह से, ये 2 जो आया, और माइनस माइनस ने प्लस कर दिया, यहां x क्यूब हुआ, माइनस माइनस ने प्लस किया, यहां 500 आपको दिया हुआ है बच्चों, और यहां पर आप 3 ला रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाय यहां पे कितना होगा, x की पावर 4, राइट। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू बताइए एट x इज इक्वल टू 1। अब आपको x इक्वल टू 1 पे देखना है, सो व्हाट यू कैन से, E इज इक्वल टू 1000 प्लस यहां पे 1 रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 3000, प्लस यहां पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500, करेक्ट। अब ये सब कुछ आपको मिल गया, सो 3000 4000 550, सो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे 5500, और ये x में है, तो x में है तो यहां पे कौन सी डायरेक्शन आएगी बच्चों, आई कैप, क्योंकि x आई कैप है, सो ये आ गया बच्चों आई कैप। सो आपके पास E की वैल्यू ये आ गई, और आप ढूंढेंगे, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर ए, नहीं होगा, यस बी। सो बी करेक्ट है। सो इससे आपको कंसेप्ट भी पता चला, क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल, सो आपको पता होना चाहिए कि मीन लाइफ बच्चों क्या होती है, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, कितना डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सो मीन लाइफ को आपको पता होना चाहिए कि जो टी मीन होती है उसको आप बोलते हैं 1 अपॉन लैम्डा। इक्वेशन शायद आपको पता हो, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, करेक्ट। सो मीन लाइफ जो डिफाइंड है वो इनवर्स ऑफ डिके कांस्टेंट, इनवर्स ऑफ डिके कांस्टेंट। सो t को 1 अपॉन लैम्डा रखेंगे तो यहां से n इज इक्वल टू आ जाएगा n नॉट e टू द पावर, यहां से कितना है 1 अपॉन लैम्डा रखा हमने, यहां t, करेक्ट। तो यहां पे लैम्डा कैंसिल होके -1, सो n आ जाएगा बच्चों n नॉट डिवाइडेड बाय e। सो आप देखोगे, सो n इज इक्वल टू 1 बाई e टाइम्स ऑफ n नॉट, करेक्ट। अब ये 1 बाई e टाइम्स ऑफ n नॉट है, सो 1 बाई e होता क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू 0.37, करेक्ट, 0.37 ऑफ n नॉट। सो ये इसका इतना पार्ट हो गया। अब आपको इसका इतना पार्ट दिख रहा है तो आप यहां से इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो पार्ट होता था ये रिमेनिंग पार्ट होता था, ठीक है। अब डिसइंटीग्रेट कितना हो गया, अगर आप n नॉट से टोटल से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा 0.63। अब 0.63 का अगर अप्रोक्सीमेट जैसे यहां पे दिया हुआ है तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है, इतना ये जो पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ये जो पार्ट है वो रिमेनिंग है। सो यहां पे ये रिमेनिंग पार्ट है और ये डिसइंटीग्रेट है। सो 1/3, ठीक है, एक हाफ लाइफ के बाद ये रिमेनिंग होगा, ठीक है, और 2/3 जो होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा। आप ऑप्शन देखो, ए में कह रहा है, अब हम ऑप्शन यहां से चूज करते हैं, अबाउट 1/3 or 1/3 of substance disintegrates. No, 1/3 will remain. Okay, 2/3 of the substance disintegrates, यानी बी ऑप्शन यहां पे हमें करेक्ट मिल रहा है। और बाकी देख लेते हैं, about 90%, no, almost all substance disintegrates, no. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से आपको दी है x in meter and t in second. In this, light is used to produce photoelectric emission. Okay? From the surface of a metal, work function यानी कि phi आपको दिया. मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से, मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें. सो phi जो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, दैट इज 1.9 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब यहां से जो भी आपको दिया जा रहा है E की फंक्शन की वैल्यू दी है, इक्वेशन दी है, सो वहां पे हमें जरूरत क्या पड़ती है, E की, कितनी इंटेंसिटी का फोटोन आ रहा है. सो फोटोन की इंटेंसिटी आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों, h न्यू. अब h न्यू में न्यू क्या है बेटा, न्यू है बच्चों फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कहां से आएगी, वो ओमेगा टी, आपको पता है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला फॉर्मूला, या के एक्स माइनस ओमेगा टी. सो अगर हम यहां से E को देखेंगे, जो इक्वेशन आपको दी है E नॉट, और ये है बच्चों साइन, और साइन के साथ होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी. सो जो K है वो आपको 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये x में आ जाएगा, फिर माइनस यही अंदर मल्टीप्लाई होके 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू c इंटू टी आएगा. सो अब आप इसको बच्चों कंपेयर करेंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू जो मिल रही है ना बच्चों, दैट इज 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू स्पीड ऑफ लाइट. यहां पर ओमेगा होता है 2 पाई, फ्रीक्वेंसी को अगर न्यू लिखें सो ये सेम वैल्यू. अब अगर हम न्यू की वैल्यू निकालें, अब देखो न्यू क्या होगा बच्चों, 1.57 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8. करेक्ट, बिकॉज सी की वैल्यू रख दी. अब नीचे जो जाएगा वो क्या जाएगा बच्चों, 2 पाई. तो 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14. अब 3.14 है, सो यहां से इससे 2 कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. अब यहां से 2 कैंसिल हुआ तो न्यू की फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या आ गई बच्चों, देखो 3, राइट, और इधर 2 इंटू 2 क्या बचा, 4, और इधर बचेगा 10 टू द पावर 7 एंड 8 यानी 10 टू द पावर 15. ये हमारे पास हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ गई है न्यू की. ओके. अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले पता चलना हो चाहिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी. तो के ई मैक्स आपको पता होता है कि जो आपने इंसिडेंट फोटोन किया है -5. अब 5 आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो बच्चों आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए होगा. अभी यहां पे आपने इसको क्या लिखा, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जो एनर्जी है उसको आप क्या लिख सकते हैं, H इंटू न्यू, माइनस 5 कितना है, 5 आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हम उसी हिसाब से रखेंगे इसको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी मैं बताऊंगा कैसे. अब E से बच्चों डिवाइड करोगे, E से डिवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इधर वोल्ट में आएगा, यहां E वोल्ट में आ जाएगा. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे ध्यान देना है बेटा, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं. H न्यू डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जैसे ही आपने डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किया, अब ये क्या हो गया बेटा, ये वोल्ट में आया, माइनस अब आप सीधे E कैंसिल कर दोगे तो ये 1.9 और वोल्ट में तो है ही. न्यू की वैल्यू यहां है, और H की वैल्यू शायद आपको पता हो, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, सभी बच्चों को पता होगी कि H की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6.6 ज्यादा नहीं रखना, इंटू 10 टू द पावर -34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है. तो H न्यू और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.9 इंटू 10 टू द पावर -1.67 इंटू 10 पावर -19, ये दोनों वैल्यू रखोगे, और फिर आप जब सॉल्व करोगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद सीधे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा, क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया है तो थोड़ा सा मैं टाइम यहां बचा लेता हूं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1.2 वोल्ट.
ओके, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इसमें आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देनी है। और आंसर ढूंढ लेते हैं बच्चों, 1.2 कहां है, 1.2 इसका फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10th कह रहा है बच्चों फिर से मॉडर्न फिजिक्स। पेपर में मॉडर्न फिजिक्स बहुत है और ये पेपर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लंबा है, तो आपको बच्चों इस पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। When 24.8 kilo electron volt X rays strike a material, photoelectrons emitted from K shell are observed to move in a circle of radius r. Okay, so circle of radius r और वो 23 into 10 to the power minus 3 मीटर, राइट। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को भी हम एमकेएस में टेस्ला में दी है 2 into 10 to the power minus 2 टेस्ला एमकेएस में आ गया। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल, सो आपको उसकी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगी, उसकी वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए आपको यहाँ पे आर दिया है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसकी रेडियस जो होती है आर इज इक्वल टू mv अपॉन क्यू इंटू बी होती है। सो यहाँ पे आपको इफ यू हैव टू फाइंड v वेलोसिटी, सो व्हाट यू कैन से v इज इक्वल टू q इंटू b इंटू r एंड डिवाइडेड बाई मास m। अब यहां से आपको बच्चों मिल गया क्या, वेलोसिटी। अब जैसे ही आपको वेलोसिटी मिली तो उसके बाद आप क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास पता है वो के क्या है, वो बाद में निकालेंगे, के शेल की बाइंडिंग एनर्जी। पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ईच एंड एवरीबॉडी नो ऑफ यू दैट इज हाफ m v स्क्वायर। सो व्हाट विल राइट 1/2 m को ऐसे ही रखते हैं, जैसे ही v स्क्वायर किया तो q स्क्वायर हुआ बच्चों, b स्क्वायर हुआ, r स्क्वायर हुआ, यहां से m का स्क्वायर हुआ। अब आप m का स्क्वायर है तो यहां से ये कैंसिल करेंगे और फिर आपको बच्चों काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, q स्क्वायर एंड b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। सो ये जो वैल्यू है वो काइनेटिक एनर्जी की मिल गई, ठीक है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, के शेल की एनर्जी कितनी होती है। सो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से कैलकुलेट करना होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के शेल। सो बाइंडिंग एनर्जी यानी आपको के शेल की टोटल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी पी शेल की एनर्जी है उसमें से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि व्हेन 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रेज, राइट। सो जो एक्स रेज यहां पे इंसिडेंट हुई थी बच्चों, उनकी एनर्जी कितनी थी, 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी थी यहां पे। अब इस एनर्जी में से क्या होगा, उसको वर्क फंक्शन ने निकाला होगा बाहर और वर्क फंक्शन के बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बोल रहा है निकलने के बाद स्ट्राइक मेटल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम के शेल आर ऑब्जर्व टू मूव इन अ सर्किल। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम ही लेके चलते हैं, तो इसको मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन दोनों में, सो दोनों में जो रिलेशन होगा वो हम ऐसे करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, ठीक है, वो हम यहां लिखते हैं और उसमें से जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट यहां पर है एनर्जी, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यहां पे करोगे तो वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वर्क फंक्शन उसको बाहर निकालने के लिए जो भी जरूरत है, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है, तो बाइंडिंग एनर्जी वही जो उसके वर्क फंक्शन जो वहां तक बाहर निकाल रहा था। तो अभी हमने क्या किया, फाई को इधर लिया बच्चों, अब इधर जो एनर्जी इंसिडेंट हुई है माइनस जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है, फॉर्मूला निकल गया, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अभी उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ई जो आपके पास है वो आपकी कितनी दी हुई है, 24.8 और ध्यान रखना बच्चों ये किसमें है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूनिट्स का ध्यान रखें,
ये पूरी की पूरी हम लोग जो फंक्शनिंग लिख रहे हैं वो पूरी काइनेटिक एनर्जी इसमें लिख रहे हैं और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी हमें ये काइनेटिक एनर्जी भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको Q चार्ज दिया हुआ है, B मैग्नेटिक फील्ड दी है, R मीटर में दी है और 2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये आपको किलोग्राम में रखना है, जो आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। इन सबको कैलकुलेट करके रखने के बाद और कैलकुलेशन के बाद ये आता है बच्चों 18.6 और ये भी आता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये लेंथी क्वेश्चन है, 1 मिनट में नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो यहां हम 18.6 दोनों किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहां से जो एनर्जी बच्चों निकल के आएगी, जो के शेल की एनर्जी है जिससे आपको बाइंडिंग एनर्जी ने निकाला जो वहां यूज हुई, वो आएगी 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि बाकी एनर्जी कहीं यूज नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे एजम्पशन यही लेंगे कि यही एनर्जी उसके के शेल की बाइंडिंग एनर्जी है। और अब आप इस ऑप्शन को ढूंढेंगे तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है, तो इसी को हम लोग करेक्ट ऑप्शन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना 10 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लेंथी था तो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। इस पेपर में ही एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स के हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा हल्का होता है तो आप कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डायामीटर। सो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायामीटर है वो मीटर में दिया है, तो उसको हम लोग ए बोलते हैं, अभी बताएंगे क्यों ऐसा है। और वो आ गया 2 मीटर। यूजेस लाइट ऑफ वेवलेंथ, जिस लाइट का यूज किया जा रहा है दैट वेवलेंथ इज गिवन एज 5000 एंगस्ट्रॉम। ओके, for the star viewing of star, the minimum angular separation between two stars whose images just resolved means you have to find actually theta in radian, just resolved। तो just resolve के लिए आपको resolving power, resolving limit आपने पढ़ी होगी, उसका सीधा फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको। तो वो जो resolving limit का फॉर्मूला होता है दैट इज टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप के लिए हो जाएगा 1.22, ओके, एंड यहां लैम्डा डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ये थीटा हमको कैलकुलेट करना है बच्चों। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखोगे, आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, 1.2 इंटू लैम्डा आपको दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। सो यहां हम लोग 10⁻⁻10 कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय डी, डायमीटर मीटर में होना चाहिए और वो मीटर आपको ऑब्वियसली दिया हुआ है तो 2 करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन सिंपल सा है बच्चों, ये आ जाएगा 3050 इंटू ये वही रहेगा 10⁻10। इसको हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो, लेकिन हमें किस में निकालना है, रेडियन में। सो रेडियन में इसको हम लोग कहीं पे कुछ मिल रहा है आसपास, यस। सो देखते हैं इसको क्या 10⁻6 में कर सकते हैं, -10 है और यहां से वैल्यू इसको लिखा जा सकता है 3.05 इंटू 10⁻123, तो -7। करेक्ट बच्चों। अब अगर इसको हमें ऑप्शन में ढूंढें, सो ऑप्शन में -7 तो नहीं है और 0. यस, ये हो सकता है कि इसको 0.31 अप्रोक्सीमेटली मान लें, सो 10⁻6 हो जाएगा और ये रेडियन में ही था। तो आप देखेंगे कि बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा आता है, सी। तो इसी के साथ सी इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये सही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है, अ फिश लुकिंग अप थ्रू अ वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन। ओके, सर्कुलर हॉरिजॉन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर म्यू दिया हुआ है बच्चों, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है क्योंकि म्यू 4/3 है और हाइट जो दी है वो आपको 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 10⁻2 मीटर कर सकते हैं बिलो द सरफेस। द रेडियस ऑफ द सर्किल, अच्छा, सो ये आपको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस याद होगा। सो यहाँ पे अगर फिश है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, तो यहाँ से ये सारी चीजें ऐसे लाइट्स रेज बाहर जाएंगी,
लेकिन जो लास्ट लाइट रे होगी जिसमें इस एंगल को आप थीटा सी कहेंगे, सो यहां से लाइट जाएगी, वो फिर लास्ट होगी, उसके बाद वाली लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो उसको सिर्फ इतना एरिया दिखेगा, इसको आप सेंटर कहोगे और फिर इसको आप रेडियस कहोगे, राइट। अब अगर रेडियस जो आपकी है उसको आपने कैलकुलेट किया होगा, r इज इक्वल टू एच tan थीटा सी होता था और फिर हम लोग उसमें tan थीटा सी की वैल्यू रखते थे बच्चों, तो यह आता था h डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो व्हाट यू विल सी, यू विल से r h is equal to 12 into 10 to the power minus 2 divided by रूट म्यू की वैल्यू क्या है 4/3, तो हो जाएगा 16/9 minus 1। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 12 into 10 power minus 2 को हमने ऐसे ही रखा, डिवाइडेड बाय 16 minus 9, सो रूट ये आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 9 का रूट हम 3 और 3 को ऊपर ले जाएंगे, सो कितना आ जाएगा बच्चों 36। ओके, डिवाइडेड बाय रूट 7 इंटू 10 पावर माइनस 2 और ये मीटर में आया है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने सेंटीमीटर में पूछा। ओके, सो सेंटीमीटर में रेडियस आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय रूट 7 सेंटीमीटर और इसी के साथ आंसर आप ढूंढेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कह रहा है, 13 भी वोल्टेज E and current I in an instrument are represented, okay, सो ये तो बहुत ही आसान हो गया बेटा। देखो एक आपको cos ओमेगा t में दिया है जो वोल्टेज है, ठीक है, और दूसरा I जो है वो आपको sin ओमेगा t में दिया है, करेक्ट, और इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो सभी को पता है 5/2 और एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास, जो ट्रू पावर होती है, एक्चुअल पावर होती है, वो होती है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। तो जैसे ही cos phi देखा तो cos phi तो हो जाएगा बच्चों cos 90 और cos 90 हो जाएगा बच्चों 0। सो एक्चुअल जो आपके पास ट्रू पावर होगी वो हो जाएगी 0। आई होप यू गॉट इट एंड करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा बच्चों, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एंड वेलोसिटी वेक्टर एंगल दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर का किसके साथ, एंगल 45 विद द मैग्नेटिक फील्ड और यही हमें चाहिए होता है, थीटा हो गया 45 विद मैग्नेटिक फील्ड, पिच ऑफ हेलिकल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज p, ये p दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द हेलिकल। तो बहुत ही आसान सा हो गया बच्चों। पिच जो होती है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r cot थीटा। अब आपसे r पूछा है बेटा, सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू सिंपल सा p डिवाइडेड बाय 2 पाई और इधर cot थीटा, सॉरी cot थीटा नॉट cos। हाँ, अब cot में जो ये वैल्यू है, चलो इसको हम यहां लिख देते हैं बच्चों, p डिवाइडेड बाय 2 पाई और यहां है cot थीटा है 45 जैसा कि दिया गया है। तो आपको cot 45 मालूम है 1, सो अगर इसको 1 रखेंगे तो सिंपल हो जाएगा p डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो ये फॉर्मूला बेस सीधा सीधा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चों C और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 3 rods मेड ऑफ सेम मटेरियल। ये पहले भी किसी ना किसी मॉडल पेपर में, मॉक टेस्ट में आया हुआ है। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही आसान सा है और ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्व होगा किससे, KCL से। अब सोच रहे होगे KCL करंट कैसे लगाएंगे, करंट मतलब हीट करंट। 3 rods made of same material having the same cross section। ओके, सेम मटेरियल, सो सेम मटेरियल बच्चों इसका मतलब रो नहीं, कंडक्टिविटी सेम है, ठीक है।
हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए सेम है, एंड लेंथ के बारे में सेम लेंथ भी है, सेम लेंथ है, तो सभी का रेजिस्टेंस, जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो सारे इक्वल होंगे, तो सभी का थर्मल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। ठीक है, द लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर केप्ट एंड 0 एंड 90 एंड 90, तो हम बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है और करंट से ही लगा देंगे। इसको हम लोग, आपको 3 रॉड का टेम्परेचर मानना है, इसको T ले लिया, इसको 90 कहा है, इसको 90 कहा है और इसको 0 कहा है, तो इधर से जो करंट आ रही है वो आ रही है I1, करेक्ट, और इधर जो जा रही है वो जा रही है I2 और इधर जो जा रही है वो है I2, करेक्ट बच्चों। सो अभी यहाँ पे सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने दोनों को I2 लिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अलग है इसलिए मैंने I1 लिया है। तो आप ये करोगे कि I1 ओके इज इक्वल टू I2 कितना हो गया, 2I2, करेक्ट, I1 2I2। सो I1 और I2 दोनों बराबर है। अब I1 को आप क्या लिख सकते हो, हाई वोल्टेज, आपको पता है ना I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, और R सबका सेम है क्योंकि आपको सारी चीजें सेम दी हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस T डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू ट्वाइस एंड T माइनस 90 डिवाइडेड बाय R, ओके। तो ये R कैंसिल होगा, इधर आप माइनस T बोलोगे, इधर आप बोलोगे 2T माइनस ऑफ 90 डिग्री, ओके। अब ये 2 इस 90 में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 180 लिख लेते हैं। 180 को इधर लाएंगे, T को इधर लाएंगे, तो इधर हो जाएगा 180 और इधर हो जाएगा 3T, सॉल्व करोगे T इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री, सिंपल सा आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, आंसर देख लेते हैं बच्चों, 60 डिग्री कौन सा है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से है, एसी से। इन दिस गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ओके, सो व्हीटस्टोन बैलेंस हो जाएगा, राइट। Galvanometer, if the cross-sectional diameter of the wire AB is doubled, then for null point of galvanometer, the value of AC would be. So, क्या देखो, अगर आप देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किया जाए, तो आपको पता है ना कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो अगर इस पार्ट को आप R3 मानोगे, इस पार्ट को आप R4 मानोगे, सो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L बाई A, ठीक। सो L और रो सेम मटेरियल है, सो जो R है और A सेम है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, तो पहले भी X था तो बाद में भी X होगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर X। सो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों, D, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन पे नहीं, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन तो दोनों में चेंज हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट, 17। 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप ईच ऑफ, सो 1000 ड्रॉप्स हैं आपके पास और ये 10 टू द पावर 3 है और जरूरत इसकी पड़ेगी, ईच ऑफ रेडियस R एंड सभी का चार्ज Q है, कोलेसेस टुगेदर टू फॉर्म वन स्फेरिकल ड्रॉप, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इन सबको जब आप मिलाओगे तो वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम था 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और इसमें कितनी मिलाई गई हैं बच्चों, 1000। ये सब मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो 4/3 पाई कैंसिल होगा, ये 10 क्यूब है, सो R की जो वैल्यू आएगी वो 10 ऑफ स्मॉल r, ये एक रिलेशन आ गया। टोटल चार्ज भी ऐड होगा, वो कितना हो जाएगा, 1000 ऑफ स्मॉल क्यूब। अब पूछा क्या है, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉलर ड्रॉप बाय अ फैक्टर। सो जो स्मॉलर ड्रॉप है उसको हम V1 मान लेते हैं और उसका पोटेंशियल होगा K, करेक्ट, Q
डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अभी जो बड़ा ड्रॉप है उसका पोटेंशियल होगा V2 और V2 होगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। सो हमें ये V1 के टर्म्स में निकालना है, तो क्या करेंगे, K Q की जगह कितना है बच्चों 1000 स्मॉल q और कैपिटल R की जगह कितना है 10 स्मॉल r। सो यहां से ये कैंसिल हुआ, अब आपके पास आ जाएगा 1000 नहीं 100 आएगा, सिर्फ ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया K Q बाय स्मॉल r और जो ये वैल्यू है ये यहां से V1 दिख रही है। सो नाउ यू कैन राइट V2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ V। सो जो पोटेंशियल होगा वो छोटी वाली ड्रॉप का 100 टाइम्स होगा और इसी के साथ आपको आंसर जो मिलेगा बच्चों दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट करेक्ट। वेरी नाइस, सो लेट्स मूव ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 17 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम E की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है, एंड R की वैल्यू भी दी हुई है, R2, R1, R3, C सारी वैल्यूज दी हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी हैं। 1 ऑन ईच प्लेट, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट पे चार्ज चाहिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट में आपको देख लेना है। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जहां सर्किट होगा, तो जरा चेंज कर लें क्योंकि मुझे वहां पे चलना है तो आपको कलर दिखाई नहीं देगा। देखो इसमें और इसमें इस सर्किट इस कैपेसिटर की वजह से कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। सो स्टेडी स्टेट की अगर हम बच्चों बात करें, राइट, सो स्टेडी स्टेट में आप क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट में जो आपके पास सर्किट होगा वो ऐसा, और उसमें है R2 की वैल्यू हमने देख ली 4 और फिर यहां आ रहा होगा इसके पास ये बड़ा और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू E की है EMF वो दिया है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आप देखोगे वो दिया है 1 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू आप देखोगे तो करंट हो जाएगी V बाय R। अगर V बाय R है सो V हो गया E और ये आ गया R इक्विवेलेंट, सो I इज इक्वल टू 5 बाय 5, सो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, राइट। सो अगर I की वैल्यू देखी तो 1 एम्पियर आ गई। अब अगर हम यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज देखें, है ना, फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों क्योंकि आपको यहां से देखना पड़ेगा। अब अगर हम इसके अक्रॉस वोल्टेज देखें तो इसमें करंट कितनी जा रही है बच्चों 1 एम्पियर। अब अगर करंट से 1 एम्पियर जा रही है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा बच्चों 4 वोल्ट, ठीक है। अब 4 वोल्ट है वो दोनों C में डिवाइड होगा। अब C दोनों इक्वल हैं, देख लो C सारे इक्वल हैं, सो आधा आधा होगा। अब अगर हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस देखें बच्चों वोल्टेज, ओके, क्योंकि अलग अलग होते तो डिफरेंट होता, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है बच्चों 2 वोल्ट, करेक्ट, वो आ जाएगा 2 वोल्ट ऐसे। अब अगर वो 2 वोल्ट आया तो यहां पे पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव। अब अगर यहां से C की वैल्यू देखोगे तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो जो Q है उसको देखना है, C की वैल्यू देखेंगे वो आपको 3 मिली फैरेड, ना शायद माइक्रो फैरेड होना चाहिए, चलो देख लेते हैं, 3 मिली फैरेड है तो उसको हम उसी हिसाब से रख लेंगे। और वोल्ट देखेंगे, V आपको वोल्ट में दिया हुआ था तो यहाँ पे सारा वोल्ट में आएगा, तो यहां से वोल्ट में हमने V की वैल्यू रख दी 2 और यहां से Q की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2 यानी कि 6 मिली कूलम। लेकिन यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मिली की जगह होना चाहिए था माइक्रो, है ना। यहाँ पे ये जो मिली है क्योंकि वो C की वैल्यू मिली फैरेड में दी हुई है, इस C की वैल्यू होना चाहिए था C इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैरेड। ओके, सो अगर हम माइक्रो फैरेड माने तो हमारा Q जो आएगा वो 6 माइक्रोकूलम आएगा। और 6 माइक्रोकूलम, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके माइक्रोकूलम में हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों C, और ये ऑप्शन आएगा
और इसका आंसर आप मान लेंगे सी। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग टू स्फीयर ऑफ रेडियाई, उसकी रेडियाई दी हुई है और पूछा क्या है वो देखते हैं। आर रेडियाई, सो ऐसा कर लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड R2 इज अगेन 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में। चार्ज टू सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉन कंडक्टर देना बहुत ही आसान सा है। आप वो जो भी वोल्टेज है, पोटेंशियल है, उसको आप ऐसे लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, Q डिवाइडेड बाय R, ऐसे लिखते हो। अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर जानना चाहें तो हमने यहां R से मल्टीप्लाई किया, यहां R से मल्टीप्लाई किया, तो V इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू यहां पे Q आएगा और इधर R आएगा और यहां पे आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो Q अपॉन 4 पाई स्क्वायर है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है तो आप V की वैल्यू बच्चों लिख सकते हो सिग्मा R डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और V सेम था, करेक्ट। सो आप क्या लिखोगे, सिग्मा 1 R1, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, और सिग्मा 2 R2। सो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अगर ये देखें तो ये R2 अपॉन R1, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। R2 कितना है बच्चों, 3, R2 कितना है 3 और R1 कितना है 2। सो ऑप्शन कितना होगा बच्चों, 3/2। तो क्या कोई ऑप्शन है, यस, वी हैव द सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन 3/2। I hope all this thing is correct and let's move to the next question, that is question number 20. Okay, the average translational kinetic energy in 1 milliliter volume of the oxygen at NTP. So ट्रांसलेशनल निकालनी है आपको, और आपको पता होगा इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, और अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशनल की बात करें, रोटेशन की बात नहीं करें, सो 3/2 ऑफ P into V। ये सीधा काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में है, उसमें आपने फॉर्मूला सीधा सीधा पढ़ा होगा, और यहां से आपको पूछा गया है NTP। सो आपको सिर्फ ये करना है, NTP की वैल्यू रखनी है 3/2, प्रेशर की वैल्यू वही NTP नॉर्मल तो 10⁵, क्योंकि हम उसको m केस में रख रहे हैं, और इधर आ जाएगा 10⁻⁶ जैसा 1 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया है। सो उसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद आपको इधर मिलेगा बच्चों कितना, 1.5, और इधर मिलेगा 10⁻⁻1 और उसके बाद आ जाएगा 0.15। ओके, तो ये 0.15 जूल। सो आई होप ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका आंसर जो देखेंगे वो आंसर शायद ए बिल्कुल करेक्ट है, और इसी के साथ हमारा सही आंसर ए आ गया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। एन आइडियल गैस, बहुत ही मोस्टली सारे क्वेश्चन अभी तक जो मिले हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड ही हैं, सो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना होगा। एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड सो दैट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन is equal to the decrease in internal energy. Okay, amount of heat given, so इसको हम लोग क्या करते हैं, dq, और decrease, so decrease in internal energy. Okay, decrease इसलिए माइनस लगा है क्योंकि decrease in internal energy है, और यहां पे आपको पता होता है कितना होता है, n c और डेल्टा t, और यहां पे हो जाता है बच्चों सेम n और ये CV और इधर डेल्टा T, और N और डेल्टा T दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपको सिंपली सा पता चल जाएगा कि C इज इक्वल टू यहां से CV, राइट, माइनस ऑफ CV। माइनस को अभी एडजस्ट करेंगे आगे। तो C की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, यस, फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस,
पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, आपको पता है ना कि पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम किसी भी प्रोसेस को ऐसे लिखें सो दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक, और उस पॉलीट्रॉपिक के लिए सी की वैल्यू जो होती है आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, सो आर अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस सीवी की जो वैल्यू लिखोगे वो आपको पता है आर अपॉन गामा माइनस 1 ही होता है, तो यहां से मोस्टली जो चीजें हैं वो माइनस और माइनस इधर आ जाएगा। अब आप जब इसको माइनस और माइनस इधर लिखोगे, कैलकुलेट करोगे, चलो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। आर अपॉन गामा माइनस 1, इस पूरे नेगेटिव को हम इधर ले जाएंगे तो इधर ट्वाइस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आर 1 माइनस एक्स। तो 1 एक्स की वैल्यू, अब अगर आप इसको यहां से देखो तो ये प्रोसेस है, सो इसकी वैल्यू आ गई 6/5 और इधर आ जाएगा 0। करेक्ट, सो इधर आ गया बच्चों 2r अपॉन गामा माइनस 1। अब यहां से देखो प्लस एज इट इज रहा, r एज इट इज रहा, यहां से क्या आया 5 माइनस 6, तो ये आ गया माइनस 1/5 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है बच्चों, इसको तो आप लिखोगे 2r डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अभी ये माइनस में आएगा, माइनस 5r, तो इसको माइनस 5r आ रहा है तो इस साइड ले जाएंगे तो 5r होगा। अभी आप इसको कैंसिल कर दोगे तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5, गामा इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/5। करेक्ट, सो यहां से आपको जो वैल्यू मिल रही है 7/5, और आपको पता है गामा की वैल्यू 7/5 किस लिए होती है, किसके लिए होती है? यस, डायटोमिक लेकिन लीनियर। सो डायटोमिक और लीनियर, यहां पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे O2 दिख रहा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा O2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 आप देखते हो स्फीयर ऑफ डेंसिटी। ओके, क्वेश्चन काफी लंबा दिख रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं सॉल्व करके, हो सकता है सॉल्व करने में आसान हो और कुछ चीजें आपको कैलकुलेट अच्छे से करनी पड़े। A sphere of radius d, specific heat capacity small c and radius small r. Okay, so एक स्फीयर और इसमें जो जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। स्फीयर ऑफ डेंसिटी d, तो स्फीयर ऑफ डेंसिटी d, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c and radius small r. Okay, is hung by a thermally insulating thread. थर्मली इंसुलेटिंग थ्रेड। ओके, इसको ऐसे लटका दिया गया है, चलो लटका देते हैं यहां से। इन एन एनक्लोजर, ओके, विच इज केप्ट एट लोअर टेम्परेचर देन स्फीयर। ओके, तो उसका टेम्परेचर लोअर है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर स्टार्ट्स टू ड्रॉप एट अ रेट विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसा कुछ कुछ है। ओके, if the temperature difference is delta T, so इसमें और सराउंडिंग में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T है, और क्वेश्चन ने कहा भी है कि डेल्टा T T नॉट से बहुत ज्यादा है, सराउंडिंग टेम्परेचर है वो T नॉट है, डिफरेंस बहुत कम है। ओके, एंड द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर विल बी गिवन बाय, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ हीट लॉस एक अलग चीज है और रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ये अलग चीज है। मतलब आपको निकालना क्या है? डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। सो टी क्या है? टाइम। सो डेल्टा टी, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। करेक्ट, सो अगर हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात करें, जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है सिग्मा ए इंटू टी पावर 4, तो वहां से अगर रेट ऑफ हीट लॉस की बात करें, रेट ऑफ कूलिंग नहीं, रेट ऑफ हीट लॉस, सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो आ जाएगा, अगर ए क्रॉस इसका सरफेस एरिया है तो सिग्मा ए, और यहां से टेम्परेचर इसका टी मानते हैं तो टी टू पावर 4, और बाहर का टेम्परेचर कम है उसको टी नॉट लिया एटमॉस्फेयर का, तो वो डेल्टा टी आ गया, सॉरी टी नॉट आ गया। ठीक है, अब जो इसका टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा है उसको देख लेते हैं। सो उसको देखने के लिए हम सिग्मा को ऐसे ही रखेंगे, ए को ऐसे ही रखेंगे, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग से है डेल्टा टी ज्यादा, तो डेल्टा टी यहां लिख लिया।
अब इसको 4 इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे लगेगा। टी की पावर 4 यहां पे भी आ गया। ओके, तो टी नॉट, अब यहां टी नॉट से इतना ज्यादा था टेम्परेचर, तो यहां से भी मैंने टी की पावर 4 कॉमन लिया और यहां से भी टी की पावर 4 कॉमन लिया। सो ये आ जाएगा सिग्मा ए और टी नॉट टू दी पावर 4 यहां कॉमन ले लिया बच्चों। अब टी नॉट पावर 4 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा जरा देखना ध्यान से, यहां बचेगा बच्चों 1, इधर बचेगा डेल्टा टी बाय टी नॉट। ओके, यहां पे आएगा 4 और इधर आ जाएगा माइनस, क्योंकि टी की पावर 4 कॉमन ले लिया था तो यहां पे आएगा 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना। अच्छा, इधर वही रेट ऑफ हीट लॉस ही अभी चल रहा है, तो रेट ऑफ हीट लॉस, जो भी हीट लॉस होती है उसको अगर मास के टर्म में लिखो, आपको पता है m स्पेसिफिक हीट डेल्टा टी इनटू डेल्टा थीटा, करेक्ट। और डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है, और वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उसको हम लोग मान रहे हैं, इसको डेल्टा थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेल्टा टी ये दिया हुआ है, तो इसमें जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है उसको हम थीटा मानते हैं, नहीं तो दोनों सेम क्वांटिटीज होंगी तो कैंसिल होगी, पता नहीं चलेगा। इसको डेल्टा थीटा, और यहां पर लॉस हो रहा है इसलिए माइनस था तो हमने यहां पे डेल्टा टी लिख लिया। अभी क्या किया कि डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ms को इधर ले आए, सो सिग्मा ए टी नॉट टू दी पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जो वैल्यू है उसको हमने m और यहां से s लिखा और इधर बायनोमियल एक्सपेंशन लगाया। आपको पता है बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस एन एक्स, सो यहाँ पे पावर इधर आती है तो हमने यहाँ पावर लिख लिया, इधर बोला डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी नॉट और यहां हो गया -1। अब ये -1 और +1 यहां से हो रहा है। ओके, तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्यों लगा पाए, क्योंकि डेल्टा टी टी नॉट से बहुत कम था, तो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट जो है वो 1 से बहुत कम होगा, तो हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया। अब अगर आप वैल्यू देखोगे यहां से, जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है और रेडियस पे डिपेंड कर रही, क्योंकि रेडियस दी हुई है तो हमें उसी के टर्म में निकालना है, डेंसिटी के टर्म में, और पूछा है द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विल बी, एग्जैक्टली निकालना है। तो हमने क्या किया, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहां ये टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर फॉल है, ये टाइम है तो रेट हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा, सिग्मा को ऐसे ही रखा है, ए 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, टी नॉट की पावर 4 यहां है और यहां टी है, तो ये डेल्टा टी की पावर 3 बचेगी। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। सो टी नॉट की पावर यहां बचेगी टी नॉट की पावर 3, करेक्ट, और 4 पहले ले लिया था और यहां पे ये डेल्टा टी आ गया, और डिवाइडेड बाय मास, मास होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी दी हुई है बच्चों डी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस। सो आपने क्या किया, 4 को इस 4 से कैंसिल कर दिया, करेक्ट है, इस पाई को इस पाई से, इस आर स्क्वायर को इस पूरे क्यूब से, यहां पे ये आर बचेगा, और फिर ये 3 और 4 12। सो अब हम देखो लिखते हैं इसको 3 इंटू 4, क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 4 ऊपर जाके, ध्यान से देखना बच्चों, ये 4 है और ये 3 है, यहां आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है, और कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए बहुत ध्यान से, सिग्मा, ओके, फिर आपको टी नॉट टू दी पावर 3 भी मिल रहा है और फिर डेल्टा टी भी मिल रहा है, और डिवाइडेड बाय हमको क्या क्या बचेगा वो देख लेते हैं। एक तो रेडियस बचेगी, एक डेंसिटी बचेगी और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बचेगी। सो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर होगा वो ये होगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, 12 12 सभी में है, सिग्मा सिग्मा सभी में है, टी की पावर 3, सो टी की पावर 3 टी नॉट की न्यूमरेटर में, टी नॉट की पावर 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यस बी में है, तो आप देखो बी वाला हमें शायद सारी चीजें दिख रही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बी मानेंगे और सॉल्व करके और इसका आंसर लिखेंगे बी और इसको टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कह रहा है एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड, टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। सो सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो 0 हो गया है, स्टेशनरी है एंड विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वेलोसिटी ऑफ साउंड का 1/5। What is the percentage increase in apparent frequency? तो आपको ये पता है n dash is equal to n naught v minus vo divided by v minus vs। ये मैंने फॉर्मूला बताया है और इस फॉर्मूले में जरूरी चीज ये होती है observer must move away from the source, but here according to the question it is moving towards the source, so we have to take the velocity as positive negative, so v माइनस और इधर आपको माइनस v बाई 5 लेनी होगी और v है 0 है, सो यहाँ ये 0 आ जाएगा। अब हम जरा इसको n डैश इज इक्वल टू n नॉट और यहां देखते हैं प्लस हो जाएगा, तो 5v प्लस v 6v, सो 6v आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 6v और इधर आ जाएगा बच्चों 5। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ रही है और यहां से आप देखेंगे कि माइनस 6v 5 माइनस माइनस प्लस 6v, यहां पे से v आया और अभी जो टोटल वैल्यू आ रही है आपके पास n डैश की वो आई कितनी, नीचे भी एक v है बच्चों, v माइनस 0 तो v है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6 n नॉट, 6 बाई 5 n नॉट। करेक्ट, सो 6 बाई 5 क्या लिखेंगे, n डैश इज इक्वल टू 1.2 ऑफ n नॉट। सो 1.2 टाइम्स ऑफ n नॉट है। आपसे पूछा गया है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, सो परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ 1.2, सो इसमें इंक्रीमेंट कितना है 0.2 का, 0.2 को परसेंट में निकालोगे ऑब्वियसली 20% है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ऑप्शन हमको मिल गया बी यानी 20%। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों, 24 कह रहा है टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने देख लिया। इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, तो आपको पता है बच्चों इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, आपको ये पता है एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओके, और ए स्क्वायर, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एन अलग से नहीं दिया है, 2 पाई एन, यस एन भी अलग से दिया है, तो हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू, सो पहले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 75 है, सो इसको 75 का स्क्वायर करें इनटू इसका एम्पलीट्यूड देखो तो एम्पलीट्यूड 5 है, तो इसको 5 का स्क्वायर करें डिवाइडेड बाय फिर इसको देखा I2, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बच्चों 150 है, सो यहां से हमने इसको 150 का स्क्वायर किया इनटू इसका एम्पलीट्यूड है वो 10 इसका स्क्वायर है, तो इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको 75 का स्क्वायर नहीं करना है, इसको 75 150 का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख लेना है 5/10 इसका होल स्क्वायर। सो यहां पे आपको क्या मिलेगा 1/2 इसका स्क्वायर और यहां 1/2 इसका भी स्क्वायर, सो 1 ऊपर रहेगा और नीचे 4 into 4, तो टोटल जो आपको मिलेगा बच्चों 1/16। सो व्हाट वी कैन से I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1:16। सो करेक्ट ऑप्शन आपको इसका मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। 25 है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम में देखो क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से देखो पढ़ो। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड बच्चों 2 सेकेंड्स होता है, तो इस बात को ध्यान रखना। हाँ, having a steel wire is calibrated at 20 degree centigrade when the temperature is increased at 30, यानी इंक्रीमेंट कितना हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। How much time does the clock lose or gain
इन अ वीक। सो एक वीक में कितना करेगा, तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए, तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है लेंथ में, तो हम प्रोपोर्शनल टू एल करेंगे। और एल टेम्परेचर के साथ कैसे होता है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा एंड डेल्टा थीटा। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई आपको। अभी हम इसको T1 अपॉन T2 निकालें या इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करें, तो आपको पहले मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि डेल्टा T अपॉन T जो आता है, या आपको याद भी हो 1/2 अल्फा और डेल्टा थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका डेरिवेशन आपको ना पता हो तो ये सेम क्वेश्चन पिछले किसी एक मॉक टेस्ट में पूछा गया है और मैंने वहां पे यहां से यहां का डेरिवेशन भी बताया है, तो आप उस पेपर को देख लेना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि कितने टाइम पे दिया है और किस वीडियो में दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। सो ये वैल्यू आ जाती है, डेल्टा टी होता है चेंज इन लेंथ और यहां होता है टाइम, कितने टाइम में देखना है। सो जो गेन और लूज होगा वो आएगा 1/2 अल्फा, इधर मिलेगा डेल्टा थी और इधर आ जाएगा टी। सो व्हाट यू विल गेट एज ए डेल्टा टी, यू विल गेट 1/2। और अल्फा अपने को कितना मिला है बच्चों, अल्फा दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5, तो यहां आ जाएगा। फिर डेल्टा थीटा देखना होगा, डेल्टा थीटा का कितना चेंज आया था बच्चों, 20 से 30, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। फिर कैपिटल टी, अब कितने टाइम में देखा, आपने कहा है 1 वीक, 1 वीक का मतलब 7 डेज एंड 7 डेज में 24 आवर्स, राइट। सो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स और यहां 60 फिर मल्टीप्लाई किया तो 60 सेकेंड्स। अब ये सारा सेकेंड्स में आ गया। अब ये सारी कैलकुलेशन बच्चों आप करोगे, सो वो कैलकुलेट करने के बाद मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसको ऑलमोस्ट आपको 36.2893 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, सो आंसर में अगर आप ढूंढेंगे सो ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या 36.28, यस ऐसा ऑप्शन हमको डी में मिल रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल सकते हैं, डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।